नए साल के साथ कैसा होगा इंदौर का नया स्वरूप? टीसीएस, इन्फोसिस, बीआरटीएस के स्वरूप के बाद में क्या इंदौर वाकई बहुत बेहतर हो जाएगा? इस वक्त कलेक्टर राघवेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। कैसा होगा नया साल में नया इंदौर? इंदौर का भविष्य उज्जवल है, जहां से हम एक नई ऊंची उड़ान, ऊंची छलांग लगाएंगे। नया साल, नई उम्मीदों पर हम बात कर रहे हैं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह से। कैसा होगा शहर का नया स्वरूप, नया आकार, नया विकास? देखना नहीं भूलिए बीटीवी न्यूज। नया साल है, नई उम्मीदें हैं। इंदौर के लिए ये नया साल कैसा होगा? टीसीएस आने के बाद, इन्फोसिस के आने के बाद, बीआरटीएस के अपने पूर्ण आकार लेने के बाद में किस तरह का दिखेगा इंदौर? क्या होंगे इंदौर के लिए स्कोप? यह आम आदमी समझ सकता है, लेकिन बेहतर तस्वीर प्रस्तुत कर सकता है एक कलेक्टर। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार। इंदौर नया साल है, हम नई बात करना चाहेंगे, नई उम्मीदें हैं और निश्चित रूप से इंदौर के लिए नया साल बहुत कुछ लेके आने वाला है। सबसे पहले बात अगर हम टीसीएस की करें, टीसीएस इस वक्त किस स्थिति में है? कब तक इंदौर को टीसीएस मिल पाएगा पूर्ण रूप से? मैं पंकज जी, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो नए वर्ष में सभी दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं। दूसरा जो विषय मैं आपके समक्ष कहना चाहूँगा कि इंदौर का भविष्य जो है काफ़ी उज्जवल है। टीसीएस और इन्फोसिस के प्रोजेक्ट्स अपने जो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हम लोग की बनी है जी। मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्दी उनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन के स्टेटस के लिए उनके कागजात दिल्ली में मूव हो जाएंगे जी। उसके पहले हमें इस बात की बड़ी उम्मीद है कि बहुत ही शीघ्र उनसे एमओयू साइन होने की भी कार्रवाई होगी और उसके बाद से ये दोनों ही कंपनियां काम बहुत तेजी से करने के लिए जानी जाती हैं। तो प्रोजेक्ट को एक डेफिनेट टाइम पीरियड में फेज 1 अपना कंप्लीट करना चाहेंगी जी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि काफी शीघ्र आपको ये शुभ खबर सुनने को मिलेगी। टीसीएस आने के बाद में किस तरह का फायदा इंदौर को होने वाला है, इंदौर के युवाओं को होने वाला है? आईटी जो की बड़ी कंपनियों के आने से इंदौर शहर में दो तरह की मैं संभावनाएं देखता हूं। एक तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे जो साइंस और टेक्नोलॉजी विंग के लोग हैं या उसके अलावा यहाँ पे जो मैनेजर्स वगैरह हैं, इन सबके लिए रोजगार के नए साधन खुलेंगे और जैसा कि राज्य शासन ने निर्णय लिया है 50% भागीदारी रोजगार में निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं की होगी। तो एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से एक अध्याय इंदौर के लिए खुलने वाला है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि जब इस तरह की बड़ी कंपनियां आती हैं तो उनके साथ जो अनुषंगिक जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं उनसे भी काफ़ी फर्क पड़ता है, चाहे वो होटल का बिजनेस हो या फिर इंटरटेनमेंट का बिजनेस हो, साथ में हॉस्पिटैलिटी हो, दूसरे जो इश्यूज हैं उन सबके ऊपर भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। और आप देखेंगे कि आने वाले एक दशक में इंदौर की एक तरह से लाइफलाइन के रूप में ये जो आज की चीजें हैं वो रहेंगी और इंदौर को एक नए मुकाम पर लेकर जाएंगी। सेम अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस का इंदौर के किस किस वर्ग को फायदा होने वाला है और कितनी जल्दी होने वाला है? दोनों ही प्रोजेक्ट्स कमोबेश एक ही स्पीड से हैं और लगभग एक साथ ही चल रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इन बड़ी कंपनियों के आने से यहाँ पे रोजगार के नए अवसरों का खुलना और दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनको भी परोक्ष रूप से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। टीसीएस और इन्फोसिस में निश्चित रूप से प्रशासन का आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। टीसीएस की अगर हम बात करें तो उसमें आपने खुद ने वहां पर स्थान पर पहुंच के किसानों से बातचीत की और रजिस्ट्री करवाई। बहुत जल्दी रजिस्ट्री करवाने के बाद में प्रशासन को सौंप भी दिया, लेकिन उसके बाद में मामला उलझ गया। कहीं राजनीतिक या सचिवालय स्तर पर कोई समस्या आई? मैं इसमें कहना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट्स काफी बड़े हैं। टीसीएस आपकी जानकारी के लिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है और जो पूर्व में जैसी बातें आपके देखने में आई हैं कि आज की तिथि में ये कंपनी पूरे भारत की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में है। अगर अपने इसकी वैल्यूज की बात करें तो वैल्यू की बात करें तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इन कंपनियों में भी निर्णय लेने में और बहुत सारे उसमें ऐसे इश्यूज थे जिसके बारे में राज्य शासन के स्तर पे भी डिस्कशन होने थे और उसमें जो समय लगा तो समय मेरे ख्याल से इतना लगता ही है इतने बड़े प्रोजेक्ट से आने में, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं बने। उसमें 600-700 करोड़ 800 करोड़ का एक कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट होना है, निश्चित रूप से इनमें समय लगता है। इन दोनों बड़ी कंपनियों के आने के बाद में क्या नगर निगम और प्रशासन शहर के ब्यूटिफिकेशन पर ध्यान देने वाला है, उसकी सुंदरता पर ध्यान देने वाला है? क्या रख रखाव पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा इनके आने के बाद? मैं समझता हूं कि हम लोग इस बात के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं, तैयार हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए बने।
मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि जो नगर निगम के विस्तारण की बात चल रही है, जिसमें कि हमारे शहर के नज़दीक की ग्राम पंचायतों को शामिल करने का हम लोगों ने नया प्रयास किया है, उसके नोटिफिकेशन वगैरह की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके बाद से शहर की जनसंख्या अभी वर्तमान के जो जनगणना के आंकड़े हैं उसके हिसाब से करीब 25 लाख के आसपास है। और ये मान के चलें आप कि जिस तरह से नई कंपनियों का आगमन यहाँ पे हो रहा है और जिस तरह से बिजनेस यहाँ पे ग्रो करेगा, आप अगले डिकेड पे इस शहर की जनसंख्या करीब करीब मेरा अपना अंदाजा है कि 40 लाख के आसपास रहेगा। उसके हिसाब से हमें हर चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी। वाटर सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो, इलेक्ट्रिसिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो, सीवरेज प्रोजेक्ट की बात हो तो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो तो, या फिर अगर रोड नेटवर्क की बात करूं मैं, ट्रैफिक के मॉडर्नाइजेशन की बात करूं मैं, हर चीज़ में हमें नए सिरे से नई चीज़ें सोचने की जरूरत पड़ेगी और इनके ऊपर हम लोग लगातार पूरी से भी काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से 2021 के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। जी, मुझे लगता है ये वैसा ही मसला है कि अगर हमारे घर पे कोई सामान्य मेहमान आता है तो हम सामान्य रूप से तैयारी करते हैं, क्योंकि बड़ा मेहमान आता है तो उस तरह से रंग रोगन पे काम करते हैं, शायद वैसा ही माना जाए। इसमें जब आपने जब ये उदाहरण रंग रोगन की बात कही है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमें रंग रोगन नहीं, हमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि नगर निगम ने भी बहुत अच्छी पहल की है। अभी उनके मेयर इन काउंसिल ने 1200 करोड़ के लोन के लेने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। जैसा मैंने बताया कि आसपास की ग्राम पंचायतों को समेकित करके नगर निगम में शामिल करने की बात आई है और इन सब के पीछे कारण यही है कि हमारा जो नर्मदा के प्रोजेक्ट 3 का जो हमारा बेनिफिट है वो आसपास के भी जो जगह हैं उनको भी एक्रू हो। RAP DRP स्कीम में जो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए शहर के लिए, उसमें भी 240-250 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रखा है और उससे उसके काम से भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क काफ़ी अच्छा बनेगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जहाँ तक बात है, आपके यहाँ 500 टन का एक इंसिनरेटर अभी काम कर रहा है। सॉलिड वेस्ट की आपकी 500 से 600 टन डेली आपका सॉलिड वेस्ट का उठाव हो रहा है और निश्चित रूप से इन सब चीज़ों में हमको आगे बढ़ना है। सीवरेज का भी प्रोजेक्ट काफी अच्छे ढंग से चल रहा है। तो भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए पूर्व से ही बहुत सारी चीजें गतिविधियां हमारी चल रही थी, जिनको मैं कहूंगा कि इनको और विस्तारण दिए जाने की आवश्यकता है और उसके ऊपर और कमर कस के और ज्यादा मेहनत करके काम किए जाने की क्या ऐसा है कि इन दोनों कंपनियों के आने के बाद में केंद्र सरकार का अभी तक जो सपोर्ट मिलता रहा है उससे कहीं ज्यादा रुझान पैदा होगा, ज्यादा सपोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से आएगा क्योंकि बड़ी कंपनीज शहर में होंगी? मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार के अपने मापदंड हैं, राज्य सरकार के अपने मापदंड हैं, तो जो बजट हमें मिलेगा या रिसोर्सेज जो हमें मिलेंगे वो निश्चित रूप से उन मापदंडों के अनुरूप ही मिलेंगे। उसमें कहीं पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है कि दूसरे तरह के जो नियम प्रावधान है उनके तहत ही बजट मिलेगा। तो निश्चित रूप से तय माना जाए कि इंदौर की तस्वीर जो आने वाली है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही विकसित आने वाली है। निश्चित रूप से पंकज जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत ही बड़े विजनरी पर्सन हैं नारायण मूर्ति जी, और उन्होंने आके आपके समक्ष मीडिया के समक्ष ये बात को उन्होंने कहा कि इंदौर फ्यूचर की सिटी है जी, और आगे आने वाले समय में भविष्य इन्हीं शहरों में है जी। जिस तरह का उन्होंने यहाँ का ट्रैफिक के बारे में उन्होंने अच्छी टिप्पणियाँ की, यहाँ के रोड्स के बारे में, यहाँ के बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में टिप्पणियाँ की, मुझे निश्चित रूप से इस बात का पूरा विश्वास है कि एक ऐसे विजनरी व्यक्ति के द्वारा जब ये बात कही गई है तो निश्चित रूप से हमें भी आत्मावलोकन करने की जरूरत है और ज्यादा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है जी। और हम इस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको बाकी सब प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारा मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसके ऊपर भी हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में जैसा बार बार मैं कई जगहों पे कई फोरम पे कह चुका हूँ कि ये आइदर और की सिचुएशन नहीं है, हमें सभी तरह के सिस्टम के सपोर्ट की जरूरत है। हमें BRTS भी चाहिए, हमें मेट्रो भी चाहिए, हमें ट्रेन भी चाहिए, और फिर इनको सपोर्ट करने के लिए हमारा जो मेट्रो टैक्सी का सिस्टम है, उसके बाद से मैजिक वगैरह जो छोटी छोटी व्हीकल्स हैं उनका सिस्टम है, तो कम्प्लीमेंट्री तौर पे उन सिस्टम्स की भी आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से इन सब चीज़ों के ऊपर सभी की निगाह है और बहुत ही इंटीग्रेटेड वे में मैं समझ रहा हूँ कि इंदौर आगे बढ़ रहा है। क्या क्या इनके आने के बाद में हम बहुत सारी हमने बातें की, लेकिन जो हमारा मैन पावर है, नगर निगम की बात करें, प्रशासन की जो बात करें, जो लोग लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, कहीं इच्छा शक्ति कमी दिखाई देती है? क्या इनके आने के बाद उनकी इच्छा शक्ति में किसी तरह का अपने आप कोई डेवलपमेंट होगा या जरूरत होगी उनको बुस्टअप करने की? मैं इच्छा शक्ति की कमी की बात तो स्वीकार नहीं करता। काफी मेहनत करके इंदौर में
अधिकारी कर्मचारियों ने काम किया हो, चाहे जिस किसी भी फील्ड में रहे हों। तो ये जरूर मैं कहता हूँ कि जब भविष्य की संभावनाएं आपकी और ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं, जब कोई एक विजनरी व्यक्ति आके आपकी संभावनाओं के बारे में प्रकाश डालता है, तो निश्चित रूप से जो पूरा ओनस है वो शिफ्ट हो जाता है हम अधिकारियों के ऊपर। तो मुझे लगता है कि जितना प्रयास किया गया उससे और ज़्यादा प्रयास किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके हम 2021 के इंदौर की जो परिकल्पना है उसके हिसाब से हम अपने आप को मैच कर पाएंगे। और शायद जो सिस्टम बनेगा उसमें उस तरह की संभावनाएं बन जाएंगी कि व्यक्ति खुद आगे आकर कुछ ज़्यादा मेहनत कर ज़्यादा बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश करेगा। मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि मोटिवेशनल थ्योरीज के जो भी फिलॉसफी हैं उनके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो निश्चित रूप से लोगों को अगर सफलताएं मिलती हैं, नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, नई तरह की अगर चीज़ें आती हैं और कहीं ना कहीं से अप्रिशिएशन अगर मिलता है, शहर में एक काम करने का सकारात्मक वातावरण जैसा आप सभी मित्रों के सहयोग से बना है, तो उसके बाद से काम करने की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं और ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा जबरदस्त ढंग से काम होना शुरू होता है, एक टीम वर्क के साथ काम होना शुरू होता है और उसके नतीजे भी निकलते हैं। इंदौर की एक दुखती रग है BRTS, ये कितनी जल्दी ये पूरा हो जाएगा, और जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में इंदौर का जो BRTS का स्वरूप है, उसके आसपास की जो जगह है, क्या वो बहुत खूबसूरत दिखने लग जाएंगी? मैं इसके बारे में पंकज जी आपको ये कहना चाहूँगा कि इंदौर का BRTS फ्यूचर में हैंडेड ओवर होगा शहर को। इसके लिए हम लोगों के विशेष प्रयास निरंतर जारी हैं। पिछले 1.5-2 साल से निरंतर हर हफ्ते इसकी बैठकें होती हैं, उसको हम लोग रिव्यू करते हैं और हमारा जो रोड का वर्क है करीब 80% कंप्लीट हो गया है। कुछ एक हमारी जो बाधाएं हैं उनके लिए ऑनरेबल कोर्ट्स में हमने अपनी बात को रखा है और कई जगहों पे हमने आम जन के सहयोग से, जिसकी मैं तारीफ करना चाहूँगा, और निश्चित रूप से इंदौर ने यहाँ पे ऐसे मानदंड रखे हैं जो कि किसी जिसका कोई पैरेलल नहीं है पूरे कंट्री में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि लगभग 300 करोड़ का सपोर्ट मुझे इंदौर के नागरिकों से मिला है, जिन्होंने डबल FAR लेके और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स के को एक्सेप्ट करके करीब 300 करोड़ मूल्य की जमीनें नगर हित में, शहर हित में उन्होंने BRTS के हित में दिया है। इसका कोई पैरेलल जैसा मुझे ध्यान नहीं है कि किसी और शहर में है। और मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि जब ये रोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब इसके सारे सक्सेस कंप्लीट हो जाएंगे, इसके ऊपर नई बसेस आएंगी, बस स्टैंड्स वगैरह बन जाएंगे, ये पूरे हिंदुस्तान का सबसे बेहतर BRTS का सिस्टम होगा। BRTS का पूरा जो नेटवर्क होगा पूरे हिंदुस्तान का सबसे बेहतर नेटवर्क होगा और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी के रूप में भी तब्दील होगा जब बाहर लोगों को ये पता चलेगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नजरिए से भी अगर लोग देखना शुरू करेंगे, लोगों के सपोर्ट के नजरिए से भी देखना शुरू करेंगे, तब हमें अंदाजा होगा कि शायद कोई बहुत बड़ा काम हो गया। अभी हम कब तक दे पाएंगे BRTS, कब तक लोगों के लिए उपलब्ध होगा? हम लोगों का अपना प्रयास है कि इसको अगले 9 महीने के अंदर पूरी तरह से फंक्शनल करके शहर में इसको ओपन करें। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि समय और कम लगे। हमने कुछ ज़्यादा समय इस वजह से कहा है कि कई जगह हमारे जो मसाइल हैं वो भी ऑनरेबल कोर्ट्स वगैरह में हैं, तो हम वहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद बाकी लोगों से चर्चा विचार विमर्श का भी क्रम है। बस स्टैंड्स हमारे नए बनने हैं जिनका काम प्रारंभ हो चुका है, रेलिंग्स लगनी है। इसी तरह से हमें जो बसेस वगैरह नई प्रोक्योर करनी है, नई खरीदनी है जो कि मीडियम बस स्टैंड्स के हिसाब से अनुकूल हो, तो उन सब में जो समय लगना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 9 महीने का समय मेरे ख्याल से मैक्सिमम समय मुझे लगता है कि होगा, जिसमें हम इस पूरे नेटवर्क को सुचारू ढंग से चालू कर लेंगे। क्या लगता है कि जो धार्मिक स्थल हैं वो कहीं बाधा है, क्या उनके कारण किसी और ये कहने को मिल सकता है कि शायद बढ़ाना पड़े? क्योंकि अभी आपने 9 महीने किया, उसके पहले भी हम काफी समय निश्चित आइडिया कहता रहा है, समय देता रहा है, लेकिन बढ़ता रहा है आगे। तो क्या कोई ऐसा ऑब्स्टेकल है जिस पर लगता है कि अगर वो पूरा नहीं हो पाएगा तो हम कुछ नहीं कह सकते? तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सभी लोगों से विचार विमर्श का क्रम भी जारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो समय सीमा मैं आपको कह रहा हूँ उसमें सारी संभावनाओं को जोड़ के मैंने कहा है, निश्चित रूप से हम इस कार्य को कर पाएंगे। रिवर साइड कॉरिडोर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इंदौर के लिए लंबे समय से अटका हुआ है। यदि मुझे लगता है कि वो पूरा हो जाएगा तो शायद 4 चांद लग जाएंगे। नजूल की जमीन काफी वहां पर नाले के आसपास है, वहां पर अतिक्रमण है। नगर निगम लगातार चाहता रहा है, लेकिन शायद उस जमीन नहीं मिलने के कारण वो प्रोजेक्ट डिले होता रहा है। उस प्रोजेक्ट में जैसा आपको विदित होगा कि प्रोजेक्ट की साइज को लेके, प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग को लेके कुछ विचार विमर्श के क्रम में अभी हम लोग हैं जी। एक बार प्रोजेक्ट भेजा जा चुका, फिर प्रोजेक्ट की साइज कम की गई है और मैं उसमें आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि
जैसे ही हमारी ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद से निश्चित रूप से हम रिवर साइड कॉरिडोर के ऊपर भी काम करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि पूरे कॉरिडोर पे काम हो, जो 360 करोड़ का ओरिजिनल हमारा प्रोजेक्ट था, पूरी लेंथ थी, उसके ऊपर काम हो। बीच में 240 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात आई थी। कोशिश करेंगे कि या तो नगर निगम इसको अपने खर्चे से या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट से इस प्रोजेक्ट को पूरी उसकी लेंथ पे हम इसको करें जी। उसके बाद से निश्चित रूप से वहाँ पे इंक्रोचमेंट वगैरह के नाले के साइड में जो रिवर साइड में जो चीज़ें आएंगी उसको हम लोग कटिबद्ध हैं कि उसको हम लोग उनकी कुछ व्यवस्थापन करके और निश्चित रूप से उस काम को पूरा करेंगे। ऐसी भी कुछ चीजें हैं जिन पर हम बातचीत करना चाहेंगे, जो कहीं इस जो नए साल में नई तस्वीर की हम कल्पना कर रहे हैं उसमें कहीं बाधाएं पैदा कर सकती हैं, शायद उन्हें दूर करना ज्यादा मुश्किल होगा। हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा। नए साल के साथ कैसा होगा इंदौर का नया स्वरूप? टीसीएस, इंफोसिस, बीआरटीएस के स्वरूप के बाद में क्या इंदौर वाकई बहुत बेहतर हो जाएगा? इस वक्त कलेक्टर राघवेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। कैसा होगा नया साल में नया इंदौर? इंदौर का भविष्य उज्जवल है, जहां से हम एक नई ऊंची उड़ान, ऊंची छलांग लगाएंगे। नया साल, नई उम्मीदों पर हम बात कर रहे हैं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह से। कैसा होगा शहर का नया स्वरूप, नया आकार, नया विकास? देखना नहीं भूलिए बीटीवी न्यूज। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने अभी कहा था कि इंफोसिस के नारायण मूर्ति यहां पर आए थे और उन्होंने कुछ विशेष विषयों पर विशेष टिप्पणी भी की थी, उसमें यातायात भी आपने एक चीज कही थी। क्या लगता है कि इंदौर का यातायात इस तरह से इस इच्छा शक्ति के साथ में कहीं व्यवस्थित हो पाएगा? क्योंकि लगातार मेहनत की गई है। आपने भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया था हेलमेट के लिए, वो प्रोजेक्ट भी लंबे समय तक चला लेकिन वो भी अंत तक फेल हो गया। कहाँ दिक्कत है? आम आदमी कहीं सपोर्ट नहीं करता है, जो प्रशासनिक लोग हैं, जो ट्रैफिक विभाग के लोग हैं, वो कहीं सपोर्ट नहीं कर पाते। कहाँ तारतम्य नहीं बैठ पा रहा है? इसके विषय में मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम है या रोड पे जो इस तरह की संभावनाएं हैं, उसमें अपने को 3 नज़रिए से देखने की चीज़ों की ज़रूरत है। एक नज़रिया हमारा इंजीनियरिंग का नज़रिया है, एक इन्फोर्समेंट का नज़रिया है और एक एजुकेशन का नज़रिया है। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कहना चाहूँगा कि बीआरटीएस का नेटवर्क जब कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद से और आपके जो रोड्स के ऊपर सिग्नलिंग वगैरह का सिस्टम है जिसको कि लगाने का काम प्रारंभ है, जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह को बनाने का काम है, या कई जगह पे साइकिल ट्रैक की बात है, साइकिल ट्रैक बंद भी रहा बीआरटीएस पे, दूसरे भी रोड्स वगैरह के ऊपर आओ बनाया अपना इंदौर कार्यक्रम के तहत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपकी जो रिंग रोड है उसके ऊपर भी उसका कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाह रही है। तो मैं समझता हूँ सुपर कॉरिडोर पे भी आपका साइकिल ट्रैक आएगा। तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारा काम किए जाने की आवश्यकता है। गाइड्स नाम की एक संस्था पूरे सिस्टम को स्टडी कर रही है और हमारे जो पुलिस विभाग के द्वारा भी जो कैमरेज वगैरह लगाए गए हैं डिफरेंट हमारे जो स्क्वायर्स हैं उनके ऊपर, तो आप देखेंगे कि इससे हमारे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें काफ़ी सुधार की तरफ जाएंगी और हमें कई जगहों पे निश्चित रूप से फिर पुलिस फोर्सेस खड़े नहीं रखने पड़ेंगे। वहाँ पे जो हमारे पास फुटेज और विजुअल्स होंगे उनके आधार पर ही लोगों को फाइन पेनल्टी वगैरह की जा सकेगी। मैं आपको इसमें एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि मालवीय नगर पेट्रोल पंप के आसपास काफ़ी सारे एक्सीडेंट रेडिसन होटल के आसपास होते थे, पर बहुत ही छोटे से इंजीनियरिंग के सुधार की वजह से अब पाएंगे कि पिछले 6 महीने से ईश्वर की कृपा से कोई बुरी खबर उधर सुनने को मिली नहीं है। केवल ये किया गया कि लेफ्ट हैंड साइड से जो ट्रैफिक जा रहा था वहाँ पे रंबल्स क्रिएट कर दिए गए, सिग्नल्स लगा दिए गए और उसके बाद से आपने देखा कि जैसे ही थोड़ी सी स्पीड में कमी आई, सिग्नल्स वगैरह का सिस्टम आया, तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स में कमी आई है। बहुत ही छोटे से वैसे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी टिंकरिंग करने से चीज़ों में काफ़ी बड़ा सुधार होता है। दूसरा जो मैं पॉइंट कहना चाहूँगा कि जो इन्फोर्समेंट का पॉइंट है, इसमें हमें निश्चित रूप से और ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक के और ज़्यादा जवानों की आवश्यकता है जो इन्फोर्समेंट के कार्य को कर सकें। साथ में इसमें जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, मॉडर्न ट्रैफिक सिस्टम है, इसको लागू करने की जरूरत है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम को लागू करने की जरूरत है, जिससे कि हमारे फोर्सेस नहीं भी रहे अगर कहीं पे मौजूद, तो हमारी चीज़ें विजुअल्स के थ्रू, फुटेज के थ्रू कवर रहें
और जिससे कि कहीं किसी के द्वारा कोई अगर फॉल्ट किया जाता है तो उसके ऊपर हम फाइन या पेनल्टी को आयद कर सकें। तो उस नज़रिए से भी हमें निश्चित रूप से काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और हमें सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट की। तीसरा जो पॉइंट मैं कहना चाहूँगा एजुकेशन का, और इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि आप सब हमारे मीडिया चैनल, हमारे सभी साथियों के सहयोग से यहाँ पे एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जाए जिसमें कि लोग नियम का पालन करने में खुशी महसूस करें, लोग नियम का पालन स्वयं अपनी इच्छा से करें। एक छोटी सी चीज़ है कि आप कार चला रहे होते हैं, आपको सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य है, आपकी अपनी लाइफ के सुरक्षा के हिसाब से ही अनिवार्य है, और ये बात आपके मन में होनी चाहिए कि आपको अपनी सेफ्टी के लिए काम करें, अपनी प्रिकॉशन के लिए कर रहे हैं। इसी तरह से हेलमेट आपकी सेफ्टी और आपके प्रिकॉशन के लिए, किसी और का कोई भला या बुरा उससे होने वाला नहीं है। तो इन सब विषयों के ऊपर सभी को आपके माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि ये बातें बार बार प्रसारित की जाएं। स्कूलों में लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को इस बात की लगातार शिक्षा दी जाए। अभी ट्रैफिक वीक हम लोगों ने मनाया, उसमें लगातार हम लोग इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते रहे। इंदौर की सड़कों पर घूमते हुए कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के साथ साथ सड़कें ठीक करने के साथ साथ इंदौर को ओवरब्रिजेस की आवश्यकता भी है, शायद मेट्रोज की आवश्यकता भी है? निश्चित रूप से है, और इस बात को हम लोग रेखांकित करने के लिए ही हम लोगों ने लगातार प्रयास किए हैं। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी बहुत ही अच्छा बोल्ड एक डिसीजन लिया है जिसमें कि 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट के ऊपर वो लोग वर्क कर रहे हैं और उसको लोन लेने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि कई सारे आपको ग्रेड सेपरेटर्स की आवश्यकता पड़ेगी, कई जगह फ्लाईओवर्स की जरूरत पड़ेगी, कई सारे आरओबीज की जरूरत पड़ेगी, रेलवे ओवरब्रिजेस की। इन सबको किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि नहीं तो आपका जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक जिस तरह से मूव कर रहा है, जिस तरह से हम लोगों की संख्या में बढ़ रहे हैं, और जैसा मैंने बताया कि इस डिकेड में आपकी जो ग्रोथ रेट है वो 60% के आसपास रहेगी। पिछला डिकेड हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक डिकेड रहा, जिसमें कि 2001 से लेकर 2011 तक हमारी ग्रोथ रेट, डिकेड की ग्रोथ रेट करीब 40% के आसपास थी, और इस बार की ग्रोथ रेट में भी अराउंड 60%। तो बहुत बड़ा एक मैं समझूंगा कि बर्डन एक तरह से पॉपुलेशन का, व्हीकल्स का, सबका आएगा। तो उसकी वजह से हमें सतर्क रहने की आवश्यकता और भविष्य के हिसाब से प्लान करने की आवश्यकता है। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन डिकेड की अगर हम बात करने के बजाय हम ईयरली बात की जाए, क्योंकि डिकेड निश्चित रूप से अगर विकास की दर को बात करनी है तो डिकेड की बात करनी होगी। लेकिन एक व्यक्ति जो 40 साल का है और 10 साल बाद 50 साल का हो जाएगा, उसके एक लंबा समय बीत जाएगा और तब तक शायद वो समस्याओं से जूझता रहेगा। एक हमें बहुत तेजी, हमें कुछ पेस की आवश्यकता है, गति की आवश्यकता है, समय को बांधने की, और उसकी आवश्यकता है। कहीं महसूस होता है आपको? मैं आपको तात्कालिक विषयों पे ही लेके जाऊंगा। जैसा मैंने बताया कि इस साल आपको BITS का पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम आपको पूरे फंक्शनल ढंग से देखने को मिलेगा जी। और इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ट्रामवे की बात की गई है कि सुपर कॉरिडोर पे और MR10 पे बाईपास तक ट्रामवे की बात है। उस प्रोजेक्ट को भी अगर IDA के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सके अगर शीघ्रातिशीघ्र, तो मैं समझता हूँ कि उसको भी 2 वर्ष में 3 वर्ष के अंदर हम देख पाएंगे उसको फंक्शनल होते हुए। मेट्रो सिस्टम के बारे में प्री फिजिबिलिटी स्टडीज हो चुकी हैं, उसको उसके हिसाब से इंदौर में 3 रूट्स की वायबिलिटी समझ में आ रही है। इसके भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए जाने की बात है, और निश्चित रूप से इसको भी हम देखेंगे कि अगले 2-3 वर्ष में जैसे DPR वगैरह बन के फिर लोन वगैरह, फाइनेंस वगैरह की व्यवस्था हो जाती है, तो इस प्रोजेक्ट पे भी काम शुरू हो। लेकिन लगातार जिस ढंग से लोकायुक्त के छापे पड़ रहे हैं, जिस ढंग से भ्रष्टाचार के सामने आ रहे हैं, जो 1000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 10,000 रुपए कमाने वाला, 20,000 रुपए कमाने वाला है, वो करोड़पति निकल रहा है। कहीं प्रशासनिक स्तर पर भी इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, कहीं कोई निगहबान नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अचानक कोई छापा पड़ता है तब समझ में आता है कि एक व्यक्ति था जो सालों से भ्रष्टाचार करते आ रहा था। क्या कारण है? क्या जो ऑफिसर्स हैं वो उस चीज को देख नहीं पाते, या वाकई वो भी उसमें मिले रहते हैं? भ्रष्टाचार का मूल कारण आपको क्या समझ में आता है? इसके बारे में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के जो भी प्रकरण हम लोगों के समक्ष आते हैं जी, उन प्रकरणों में जिसमें भी कोई किसी के द्वारा त्रुटि अगर की जाती है तो हम लोगों के द्वारा विभागीय प्रशासनिक कार्रवाइयाँ की जाती हैं। और पिछले 1.5-2 साल में काफ़ी विषयों पे जहाँ कहीं पर त्रुटियाँ मिली हैं, जहाँ कहीं कमी मिली है, कहीं पर कार्य के प्रति लापरवाही मिली है, या अगर किसी प्रकार की कोई गलती मिली है तो उसके ऊपर हम लोगों ने कठोर निर्णय भी लिए हैं। निश्चित रूप से हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है, जैसे मैं एक स्कीम का नाम लेना चाहूँगा। मध्य प्रदेश शासन ने पब्लिक सेवा गारंटी अधिनियम को जैसे लागू किया है जी। समय सीमा में अगर हम अपनी योजनाओं का लाभ अगर आमजन को दे सकें, अगर चीज़ों को टाइम बाउंड मैनर में करने का अगर हम प्रयास कर सकें और उसमें अगर सफलता मिले, तो आप देखेंगे बहुत सारा करप्शन अपने आप अपरूट हो जाएगा और उसके बाद से चीज़ें काफ़ी सही दिशा में मूव करना प्रारंभ होंगी।
निश्चित रूप से सूचना का अधिकार लागू होने से या जैसे पब्लिक सेवा गारंटी एक्ट जैसे अधिनियम लागू होने से आप देखेंगे कि इस तरह की जो भ्रष्टाचार के मामले उसमें काफ़ी कमी आएगी। जी, हमने TCS की बात की, इन्फोसिस की बात की, BRTS की बात की, रिवरसाइड कॉरिडोर की बात की, क्या इसके अलावा मेट्रोज की बात की, क्या इसके अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंदौर की तस्वीर को बदलने वाला है? मैं आपको कहना चाहूँगा कि इंदौर एक ऐसा जिला है, या पूरे मालवा की अगर मैं बात करूँ, खासकर मालवा के इस क्षेत्र की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज नहीं है कोई आसपास, या फिर वाटर की जो स्कैर्सिटी हमारे यहाँ थोड़ी बहुत रहती है, उन सबको देखते हुए यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर के ही इम्प्रूव होने की गुंजाइश है। आप देखेंगे कि यहाँ पे धीरे धीरे करके आपकी टेक्सटाइल मिल्स वगैरह बंद होती गई हैं, जो कि वाटर इंटेंसिव काफ़ी मात्रा में रहती हैं। इसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स वगैरह की आवश्यकता है यहाँ पे इंदौर और आसपास, जो कि हमें निश्चित रूप से सर्विसेज सेक्टर में हो। और मैं समझता हूँ कि इसी नज़रिए को देखते हुए हम लोग चाहेंगे निश्चित रूप से भविष्य में कि इंदौर एक IT हब के रूप में लोकप्रिय हो, और ज़्यादा यहाँ पे कंपनियाँ आए। क्रिस्टल IT पार्क का भी काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 4-5 महीने में कंपनियाँ अपने आप को वहाँ पे हाउस कर लेंगी और अपना बिजनेस प्रारंभ करेंगी। इसी तरह से मेडिकल टूरिज्म का भी इंदौर एक फ्यूचर का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट अपना शो किया है इंदौर में, और मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल टूरिज्म के नज़रिए से भी भारत के नक्शे पर इंदौर काफ़ी बड़ी ऊंचाइयों पे जाएगा। तीसरा जो विषय मैं देख पाता हूँ कि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की काफ़ी सारी गुंजाइशें हैं। यहाँ पे पोटैटो का एरिया है महू और आसपास, जहाँ पे कि बहुत ही वर्ल्ड क्लास का पोटैटो हमारे यहाँ होता है। उससे जुड़े हुए कोई विषय हो सकते हैं। सोयाबीन काफ़ी अच्छा है, गेहूँ काफ़ी अच्छा है। इन सब विषयों के इर्द गिर्द फूड प्रोसेसिंग वगैरह की संभावनाएं भविष्य में बहुत ज़्यादा है, जिसको कि हमें टैप करने की ज़रूरत है। टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए भी इंदौर में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अपने दूसरे शहरों में जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, विदेश के दूसरे शहरों में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं प्राकृतिक रूप से, फिर भी लोगों ने उसको गैर प्राकृतिक ढंग से उसको डेवलप करके और टूरिज्म के रूप में उसको विकसित किया है। यहाँ पे जाना पहाड़ी पे MP टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक अच्छा प्रोजेक्ट 3 या 4 करोड़ का हाथ में लिया है। पाताल पानी पे एक प्रोजेक्ट उन्होंने हाथ में लिया है। चोरल डैम के ऊपर प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। हम लोगों ने अभी एडवेंचर स्पोर्ट्स पिछले 2 वर्ष से किए हैं, वो भी एडवेंचर और साथ में टूरिज्म इन सबको प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने किया है। तो निश्चित रूप से हमें ध्यान सर्विसेज सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, टूरिज्म, हेल्थ, IT इन सब विषयों के ऊपर ही हमें ध्यान देने की, और साथ में इंदौर एक कमर्शियल हब के रूप में लॉजिस्टिक्स में भी मैं कहना चाहूँगा कि इंदौर की जो लोकेशन है वो पूरे हिंदुस्तान का हृदय मध्य प्रदेश है, और कमोबेश अगर आप नक्शे के हिसाब से देखेंगे तो इंदौर उस सेंट्रल लोकेशन के हिसाब से इंडिया के एक लॉजिस्टिक और एक वेयर हाउसिंग के हब के रूप में भी काफ़ी आगे जा सकता है। निश्चित रूप से हमें भविष्य में इन्हीं सब संभावनाओं को तलाश करने की ज़रूरत है, और अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है कि जिससे कि हम इन विषयों के ऊपर आगे बढ़ सकें और हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ सके। आम आदमी को इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नए साल के लिए नया नज़रिया होना चाहिए, और जब इस तरह की कंपनीज आ रही हैं, नया स्वरूप बनने वाला है, तो आम आदमी को भी किस तरह से अपने नज़रिए को बदलना होगा? मैं सभी को यही निवेदन करना चाहूँगा कि अभी मैं रोंडा ब्रांड की एक बुक पढ़ रहा हूँ, द सीक्रेट करके बुक मैंने पढ़ी, उसके बाद द पावर करके बुक पढ़ रहा हूँ। उस किताब से मैं उद्धृत करना चाहूँगा, सकारात्मक सोचें। जब सकारात्मक सोचेंगे तो आपको सकारात्मक वाइब्स मिलना शुरू होंगी, सकारात्मक आपके जीवन में चीज़ें होना शुरू करेंगी, और सकारात्मक आपको चीज़ें होने से आपको सफलताएं भी मिलना प्रारंभ होंगी। इंदौर में एक सकारात्मक वातावरण बने, इंदौर में इस तरह की प्रवृत्तियों को हम निश्चित रूप से नकारें, जो कि हमेशा इस विषय पे हम लोग अपने आप को ही कहते रहते हैं कि हम बहुत ख़राब हैं, इंदौर में 1000 तरह की कमियां हैं। और निश्चित रूप से मैं इंदौर के नागरिकों को कहना चाहूँगा कि जब कभी बाहर जाएं, कम से कम जैसे माँ अपने बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं कहती, जैसे आप अपने इंदौर शहर के बारे में कम से कम बुरा ना कहें। हमारी जो कमियां हैं, इन हाउस हम बैठें, एक दूसरे को निश्चित रूप से जिसके द्वारा कमियां की गई हैं उनको निश्चित रूप से उसको क्रिटिसिज्म मिलनी चाहिए, उसको सुधारना चाहिए उन विषयों को। पर ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस शहर का भविष्य उज्ज्वल है। मैंने अभी नारायण मूर्ति साहब की बात की, मैं JNK के गवर्नर साहब आनंद वोरा साहब की बात कहना चाहूँगा कि एक बार एयरपोर्ट से मैं उनके साथ लौट रहा था और उन्होंने रास्ते मेरे से यही कहा कि राघवन तुम्हारे यहाँ सड़कें बहुत चौड़ी और बहुत अच्छी हैं, तो
तो कई बार सुन के खुशी होती है कि जब एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन इस तरह का मिलता है कि एक बाह्य नजरिया हमें इस तरह का मिलता है, तो हम लोग शायद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंदौर केवल खान पान में ही नहीं, अपनी हॉस्पिटैलिटी में ही नहीं, बल्कि एक शहर के नज़रिए से, लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप के नज़रिए से, लोगों के उत्साह के नज़रिए से मैं समझता हूँ कि इट विल बी दी फ्यूचर सिटी, जैसा नारायण मूर्ति साहब ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर इंदौर को आशीर्वाद दें, इंदौर के नागरिकों को आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए और नए इंदौर की नई तस्वीर पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप थे कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, जिन्होंने नए इंदौर, नई उम्मीदों पर बातचीत की, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उस पर बातचीत की। निश्चित रूप से जिस ढंग से शहर का विकास हो रहा है, जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, हमें नजरिया बदलना होगा, हमें तैयार होना होगा अपने बेहतर भविष्य की तैयारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।